यूपीएससी को ध्यान रख के बात करता हूँ जी। SC ST कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-05 में एक फैसला दिया था M नागराज के मामले में, जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे SC ST में तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं। सो इन ए वे दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन SC ST। अदरवाइज वहां अभी क्रीमी लेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं SC ST आरक्षण का समर्थक हूं, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूंगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगी और लोग गालियां भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उनसे पहले तैयार रहता हूं। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूं कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं पर्सनली जी। जिसमें फादर IAS थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या IAS हैं या IPS हैं। उनके स्पाउसेस भी IAS IPS हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को SC ST का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता। इनको मैं हमेशा कहती थी ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं। हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त SC ST रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं भी, बहुत पॉपुलर लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं, जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्गूमेंट दो, अगर आपके आर्गूमेंट में दम है तो मैं मान लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गूमेंट ये चलता है कि कई हज़ार साल का पिछड़ापन है, कई पीढ़ियाँ लगेंगी बराबर करने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देश में 8% करीब STs हैं, 16% SCs हैं। 8% का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग आप मान लीजिए 11 करोड़ के आसपास, और 22 करोड़ SC हैं, 33 करोड़ की आबादी है। सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी? मेरे ख्याल से सब भी, मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद 2 करोड़ के आसपास होंगी, सब नौकरियां मिला के भी। इनमें से SC ST की जो भागीदारी है, अगर हम 24% मान लें दोनों मिला के, वैसे तो 22.5% अभी है, तो भी ये 40-45 लाख होगी मैक्सिमम। इस 45 लाख में 33 करोड़ में से कौन लोग आए कौन ना आए, ये हमें सोचना होगा। जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक फैमिली जिसमें IAS कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी IAS का आरक्षण मिले, क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फ़ायदा मिले। हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं। पर एक एलिटिज्म है। जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियां सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो। अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो एलिट्स हैं, और वो एलिट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण उनके हाथ से निकले। तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। जबकि सच ये है, मैं तो बहुत मुखर तरीके से बात कहता हूँ कि SC ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जैसे OBC में होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है, या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी हाल ही में, अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में। मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन SC ST, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी। इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा। आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद ज़रूरत भी नहीं है उसकी, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये ज़रूरी है, और ये होगा। अब ये जो केस आप बता रही हैं, ये OBC आरक्षण का है। OBC और EWS के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश में EWS का आरक्षण कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ। OBC में क्या पेच है कि OBC में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इंदिरा साहनी केस 93 में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था।
अब नियम ये है कि अगर आप ओबीसी से हैं पर क्रीमी लेयर में तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है। मैं ऐसे कुछ बचना होता है। हाँ सही बात है। देखिए इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी आईएएस। इफ यू आर इन ओबीसी यू कैन बिकम आईएएस ऑन 400 रैंक ऑलमोस्ट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है जी कि मैं बन ही जाऊं। जी। मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जो ओबीसी में था और उसने ओबीसी आरक्षण लेने से मना कर दिया। ये कहेगी कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, वाई शुड आई टेक रिजर्वेशन। ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं तो आप ओबीसी नहीं हो सकते, यू गेट इनटू क्रीमी लेयर। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी में हैं, इनकम चाहे 8 लाख से ज़्यादा हो तो भी आप ओबीसी में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज़्यादा है, उनके बच्चे ओबीसी में क्यों ना आए। तो एक नियम बनाया गया कि जो बी और सी कैटेगरीज में हैं, सी और डी में, उनके बच्चों को हम ओबीसी में रखेंगे चाहे इनकम ज़्यादा हो जाए। 8 लाख की लिमिट अभी है वैसे। फिर एक और खेल खेला गया, एग्रीकल्चरल इनकम विल नॉट बी काउंटेड टू सी वेदर दिस पर्सन कम्स इन क्रीमी लेयर और नॉट। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। अब देखिए पेज क्या है, ओबीसी में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में सबकी इनकम काउंट होती है 39 में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे फादर आईएएस ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद। मैं ओबीसी में आता हूँ लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ जिंदगी भर। बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, उनका रेंट आता है कई लाख रुपए, मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है, एग्रीकल्चर से नहीं बिल्डिंग से। अब मुझे आईएएस बनना है और मुझे ओबीसी का आरक्षण चाहिए। जब आप रेंट कहते हैं उसका मतलब है कि वो दिख रहा है, मतलब उस पे आप टैक्स भी दे रहे हैं, वो हाँ, सब एकदम विजिबल है। उतना ही मैं कह उसको रहा हूँ। आप फ्रॉड नहीं कर सकते। नहीं, जो आईटीआर में है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओके, है ना, हाँ। होगा तो 10 टाइम ज्यादा। हाँ। जो आईटीआर में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी आप नहीं कर सकते, नहीं कर कुछ सकते, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है हाँ। और मैं अपने फादर से कहूँगी पापा आईएएस बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं, अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया। जैसे रिजाइन किया अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है। लेकिन अब क्या लागू होता है? आईटीआर कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज़्यादा हाँ। हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है। अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं ओबीसी में नहीं आ सकता। तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स इनकम, सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ when I am appearing for UPSC exam, being in OBC, I am still eligible to be an OBC और पेरेंट्स ये कर देंगे अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गवा दें, ये सब कर लेंगे। पेंशन क्यों गवाएंगे? पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं 2 इयर्स नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस। अच्छा ओके, कितनी सर्विस। हाँ ओके। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं। उनको पेंशन से चिंता नहीं होती। ऑल्सो वो सोचते हैं कि मतलब बेटा अगर ये नौकरी ले रहा है, इट्स नॉट एज इफ वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पे निर्भर होगा। वो तो है ही। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि करप्शन जेनेटिक भी हो गया ना जब उसमें। वो आईएएस बन गया तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस पे देयर इज नो स्क्रूटिनी
कि ये ऐसे किया कैसे फिर करेंगे उससे इसको? ट्रांसफर। और मैं और जितने गिफ्ट डीड आप बार बार चेंज कर सकते हाँ कर सकते हैं। गिफ्ट डीड इज एज गुड एज सेल डीड। ओके, कितनी बार भी कर लीजिए। सवाल ये है, ऐसा बहुत मतलब कम हर केसेस हैं, लूपहोल्स जो ऐसे है बहुत कम केसेस हैं, बट आई रियली नो सच केसेस। या कम केसेस इज नॉट द पॉइंट इज इट इज इट लीगली इज पॉसिबल, पॉसिबल। यस। हाँ, जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा मैं आपको नाम बता दूंगा कुछ लोगों के जिन्होंने ये किया है। यस दे डू इट। हाँ। अब ईडब्ल्यूएस पे देखिए, पर अब गवर्नमेंट क्या करे? मतलब आपने विद अ गुड इंटेंशन, आई एम प्रिज्यूमिंग विद अ गुड इंटेंशन, आपने रिजर्वेशन किया कि हाँ पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए, जो जनरेशन से जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको आप उठाना चाहते हैं, तो रिजर्वेशन के पीछे कोई पॉजिटिव थॉट था। यस। लेकिन ये घुमा फिरा के दिस इज मतलब व्हाट मुझे इस पे डाउट है कि सरकार की इंटेंशंस हमेशा अच्छी ही रही होंगी। कभी तो अच्छी थी। आजकल ये भी कहना मुश्किल है, कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस में हम आरक्षण देते हैं। जैसे आजकल ये बड़ा खेल है कि एक समुदाय के लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, ट्रेन रोकी, हमने उनको ओबीसी डिक्लेयर कर दिया। हाँ, वो भी है। ये तो गलत बात है ना भाई। आप सोशल जस्टिस केवल पॉलिटिकल प्रेशर में कैसे किसी कास्ट को, ये मराठास, जाट्स एंड ऑल जो लैंड ओनिंग कोई भी कम्युनिटी है, अगर वो उन पैरामीटर्स पर नहीं आती कि उनको आरक्षण मिले, तो क्यों मिलना चाहिए? और डेमोक्रेसी में कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर ऐसी स्कीम्स बनवाता है। ये तो ओबीसी है। ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरह से चलता है। उसमें नियम ये है कि पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल ही काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में तो रिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती है। हाँ, ईडब्ल्यूएस में तो और आसान है। उसमें सिंपल सी बात है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, घर 1000 फीट, फ्लैट अगर है तो 1000 फीट से ज़्यादा बड़ा ना हो, अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अननोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, प्लस 8 लाख से ऊपर फैमिली इनकम ना हो। फैमिली मीन्स माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड माई स्पाउस एंड माई चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये पूरा मिला के फैमिली है। अब मैं कई केसेस जानता हूँ इस तरह के, अगर किसी के पेरेंट्स खेती करते हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे देश में मेरे ख्याल से 90% के आसपास लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। हाँ। 80 से ऊपर तो हैं ही। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी की क्या इनकम है अब बहुत मुश्किल है तय करना। तो अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं, और जिस साल आपने इनकम 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि डिसाइड कैसे होगा। बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं, अब क्लास 1 क्लास 2 से दिक्कत नहीं है ईडब्ल्यूएस में, सिर्फ गरीबी का मामला है ना, बस पैसे नहीं होने चाहिए। आई नो सच फैमिलीज जिनके पास जमीन थी बहुत ज्यादा, 4.9 एकड़ छोड़ के बाकी सब बेच दी है, ये किसी और के नाम पे कर दी है, क्योंकि 5 एकड़ की क्लॉज है। 1000 फीट का फ्लैट है तो 990 फीट का फ्लैट में रहते हैं, या रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट से। अब 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए तो क्या करते हैं? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों की इनकम लेट अस एज्यूम कि महीने की 1-1 लाख रुपए है, या दोनों के मिला के 1 लाख है, साल की 12 लाख इनकम है, बच्चे को एग्जाम देना है। इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने के लिए मेडिकल लीव ले लेगा, लीव विदाउट पे। अब साल भर की इनकम जो है दोनों के मिला के, उस इनकम टैक्स रिटर्न में ITR में 7,90,000 रुपए आई। So the child is eligible to be EWS in the next attempt. यहां तक केसेस हैं कि जो बच्चे सिविल सर्वेंट्स हैं, खुद भी हैं, वो भी EWS में आते हैं। कैसे आते हैं कि मान लीजिए फैमिली इनकम 2 लाख रुपए की है, ये बच्चा किसी सर्विस में आ गया, मान लीजिए कि डानिक्स में आ गया, डानिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड, ज्वाइन भी कर लिया है। इसकी सैलरी महीने की मान लेते हैं कि 70,000 रुपए है, विच कम्स टू 8,40,000 इन ए ईयर। 2 लाख घर से भी है। अब कैसे मैनेज करेगा? अब ये खुद 4 महीने की छुट्टी लेगा, और जैसे 4 महीने की छुट्टी ली, इसकी इनकम और पेरेंट्स की इनकम मिला के कितनी बनी? 7,90,000 बनी। Just on the basis of ITR it is decided, and that too of the last year.
यानी जब भी जिंदगी में ईडब्ल्यूएस बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले 1 साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, एंड यू गेट रिजर्वेशन।